हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफ थ्योरी में पढ़ेंगे ग्राफ्स में तुल्यकारिता यानी कि आइसोमॉर्फिज्म इन ग्राफ्स। मान लीजिए हमारे पास में दो ग्राफ्स हैं, G1 जिसमें V1 वर्टेक्स का सेट है और E1 इन एजेस का सेट है। दूसरा ग्राफ है G2 जिसमें V2 वर्टेक्स का सेट है और E2 एजेस का सेट है। तब एक फंक्शन f v1 से v2 में इस प्रकार हो कि f v1 इज इक्वल टू w1 फॉर ईच v1 इज एलिमेंट ऑफ v1, स्मॉल v1 इज एलिमेंट ऑफ v1। तो तब जो ग्राफ G1 से ग्राफ G2 में एक आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है ये फंक्शन, यदि f11 हो, f12 हो और थर्ड है कि यदि u1 और v1 जो कि E1 के एलिमेंट्स हैं उनके बीच में यदि एज है तो इन्हीं की इमेजेस U1 की इमेज FU1 और V1 की इमेज FV2 के बीच जो कि E2 के एलिमेंट्स हैं के भी बीच एज होनी ज़रूरी है। तो हम कहते हैं कि ग्राफ ये जो हमारा F है फंक्शन, ये ग्राफ G1 तथा G2 के बीच आइसोमॉर्फिज्म है और हम कहते हैं कि ग्राफ जो है G1 तथा G2 आइसोमॉर्फिक है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हमारे पास में दो ग्राफ्स दे रखे हैं G1 और G2 जिसमें G1 इज इक्वल टू V1 E1 और G2 इज इक्वल टू V2 E2, तो ये आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे यदि नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ G1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ G2। सिमिलरली नंबर ऑफ एजेस भी सेम होनी चाहिए, यानी कि E1 जो आपका नंबर ऑफ एजेस इन G1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस इन G2। साथ में डिग्री ऑफ U इज इक्वल टू डिग्री ऑफ F ऑफ U वेयर U इज एलिमेंट ऑफ V1। मतलब जितनी ग्राफ G में U की डिग्री है उतनी ही U की इमेज FU की डिग्री G2 में होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में यहाँ पे मैंने आपको एक दो ग्राफ्स बना रखे हैं जिसमें फर्स्ट में मैंने 5 एजेस लिए V1 V2 V3 V4 V5 और सेकंड में हमने लिए V1 डैश V2 डैश V3 डैश V4 डैश एंड V5 डैश। ये आइसोमॉर्फिक हैं क्योंकि यदि मैं f ऑफ V1 इज इक्वल टू V1 डैश करूँ, f of v2 is equal to v3 डैश किया, f of v3 is equal to v5 डैश, f v4 is equal to v2 डैश एंड f v5 is equal to v4 डैश। यहाँ देखिए v1 और v5 के बीच में एक एज है, तो हम देखते हैं f v1 दैट इज v1 डैश एंड v5 इज f of v5 इज v4 डैश। तो v1 डैश और v4 डैश के बीच में भी एक एज होनी ज़रूरी है। अब V1 से जुड़ा हुआ V2 है और V5 से जुड़ा हुआ V4 है, तो हम यहाँ देखते हैं कि V2 और V4 के बीच में कोई एज नहीं है। तो यहाँ देखिए V1 डैश से जुड़ा हुआ है V3 डैश, वो होना चाहिए V2 की इमेज। तो दिख रहा है f ऑफ V2 इज इक्वल टू V3 डैश, और मैंने कहा था V5 से जुड़ा हुआ है V4, तो V4 की इमेज यहाँ जो हमारे पास जुड़ा हुआ था, हाँ V4 की इमेज है यहाँ पर V2 डैश। तो देखिए V2 डैश और V3 डैश के बीच में कोई एज नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। इस तरह से हम हर वर्टिसेस के लिए चेक कर सकते हैं। जबकि देखिए जब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें भी नंबर ऑफ वर्टिसेस V1 V2 V3 V4 V5 V6 है। तो जो हमने दूसरा ग्राफ लिया उसमें V1 डैश V2 डैश V3 डैश V4 डैश V5 डैश और V6 डैश है। यहाँ पे भी हमें तीन जो आपको मिल रहे 5 जो वर्टेक्स मिल रही हैं उनकी डिग्री 1 है, और दूसरे ग्राफ में भी 5 वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री 1 है। यहाँ पर एक वर्टेक्स है जो पहला ग्राफ है उसमें V4, उसकी डिग्री 3 है, तो यहाँ पर V3 डैश की डिग्री 3 है। फिर भी ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं है क्योंकि जैसे मैंने अभी आपसे पहले कहा था कि जो V4 है उससे जो दो एजेस के जो वर्टिसेस हैं उन दोनों की
वो दोनों पेंडेंट वर्टेक्स हैं, उनकी डिग्री 1 है, जबकि यहाँ V3 से जुड़ने वाला केवल एक वर्टेक्स V6 डैश ही ऐसा है जिसकी डिग्री 1 है। इसका मतलब हमारे दोनों ग्राफ तुल्यकारी नहीं हैं। मतलब यदि हम ये कहना चाहें कि V4 की इमेज V3 डैश है, तो क्योंकि हमें लेना भी यही पड़ेगा क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, इसलिए यह ग्राफ तुल्यकारी नहीं है। अब हम ले रहे हैं इसी तरह से हमने एक ग्राफ और लिया। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 वर्टेक्स लिए और मैंने 4 इमेजेस बनाई हैं। ये चारों आइसोमॉर्फिक हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्टेक्स हम जैसे मैंने पहले ग्राफ में V1, V2, V3, V4 ले लिया, कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड ग्राफ में V1 डैश, V2 डैश, V3 डैश, V4 डैश ले करके हम चेक कर सकते हैं कि जिसकी डिग्री 2 हैं उनको हम इमेजेस ले लेंगे। हम ये कह देंगे f(v1) इज इक्वल टू V2 डैश, जो भी आप मान के चल रहे हैं, तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैं। अब आता है सब ग्राफ्स यानी कि उपग्राफ। मान लीजिए GVE एक ग्राफ है, तब ग्राफ H इज इक्वल टू V1 E1 ग्राफ G का एक सब ग्रुप होगा यदि V1 इज सबसेट ऑफ V एंड E1 इज सबसेट ऑफ E। इसे हम H इज सबसेट ऑफ G यानी कि जैसे सबसेट ऑफ G से डिनोट करते हैं। जैसे अपन सबसेट की डेफिनेशन लेते हैं उसी को माइंड में रखते हुए आप इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं कि हम यहाँ कह रहे हैं कि मान लीजिए अपन ने एक ग्राफ लिया G जिसमें V1, V2, V3, V4, V5 वर्टिसेस हैं। अब हमने इसका सब ग्राफ लेना है, तो सब ग्राफ में हमने क्या लिया, V1, V2, V4 और V3, क्या छोड़ दिया, V5। एजेस जो इनके बीच में थी वो ले ली। तो हम सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी एजेस H में हैं वो G में भी उपस्थित होनी चाहिए। तो हम कहेंगे H इज सब ग्राफ ऑफ G। नेक्स्ट है आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ में मैंने आपको बताया था 2 ग्राफ्स कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ होते हैं। यदि एक ग्राफ में यदि 2 वर्टिसेस के बीच एज है तो कॉरस्पॉन्डिंग उन्हीं 2 वर्टिसेस के कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ में उन वर्टिसेस के बीच एज नहीं होनी चाहिए। और यदि इस फर्स्ट ग्राफ में 2 वर्टिसेस के बीच एज नहीं है तो कॉरस्पॉन्डिंग उन्हीं वर्टिसेस में कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ में एज का होना जरूरी है। अब सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ क्या है, मान लीजिए कि GVE एक ग्राफ है, तब G एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ कहलाएगा यदि G इज आइसोमॉर्फिक टू G बार। G बार हमारा क्या है, G का कॉम्प्लीमेंट्री, अर्थात G का एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ है यदि G अपने कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ G बार के आइसोमॉर्फिक हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए V1, V2, V3, V4, V5 पहले ग्राफ में लिया है और दूसरे ग्राफ में V1 डैश V1, V2, V3, V4, V5। लेकिन हमने क्या किया, जब हमने यहाँ देखा V1 और V2 के बीच यहाँ पर एज है तो यहाँ हमने V1 और V2 के बीच नहीं लिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। साथ में ये आइसोमॉर्फिक है क्योंकि यहाँ V1 और V2 जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ लेंगे V1 और V3। ठीक है, तो हमने कहा f ऑफ V1 इज इक्वल टू V1, f ऑफ V3 इज इक्वल टू f ऑफ V2 इज इक्वल टू V3 और f ऑफ V2 इज इक्वल टू V4। जो भी V1 से जुड़े हुए हैं हम उस प्रकार लेंगे। तो हमने कहा V1 की इमेज तो हमने V1 ले ली और V2 की इमेज जो होगी या तो वो V3 होगी या हम V2 की इमेज V4 ले सकते हैं। सिमिलरली V2 से जुड़ा हुआ है V3, तो यदि हम V3 ले रहे हैं V2 की इमेज तो हमें V3 की इमेज लेनी होगी V5 और फिर हम चेक कर सकते हैं कि ग्राफ दोनों आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। तब क्लियरली ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ भी हैं और आइसोमॉर्फिक ग्राफ भी हैं, इसलिए ये कहलाएगा सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। अब एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं और वो है कनेक्टेड
नेस इन ग्राफ्स, ग्राफों में संबद्धता। मान लीजिए G इज इक्वल टू VE ग्राफ है और G में किसी वर्टेक्स U से एजेस और वर्टिसेस के थ्रू यदि हम किसी भी अन्य वर्टेक्स V पर पहुंचा जा सकता है तब G को हम एक कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले देखिए, यहाँ पर हम किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करें और हम एजेस और वर्टेक्स से होते हुए हम किसी भी दूसरी वर्टेक्स तक पहुंच सकते हैं, तो ये ग्राफ कैसा कहलाएगा? कनेक्टेड ग्राफ। किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट हुए और थ्रू एजेस एंड वर्टेक्स होते हुए हम ग्राफ में जितनी भी वर्टेक्स आ रही हैं हम उन पर पहुंच सकते हैं, तो ऐसे ग्राफ को हम कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। और यदि G एक कनेक्टेड ग्राफ नहीं है तो हम उसे कहेंगे डिसकनेक्टेड ग्राफ, यानी कि असंबद्ध ग्राफ कहते हैं। और डिसकनेक्टेड ग्राफ के हमारे पास में बहुत से कंपोनेंट होंगे, क्योंकि जब हम जुड़े हुए ही नहीं हैं तो डिसकनेक्टेड ग्राफ में कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं। विभिन्न जो कंपोनेंट्स हैं हम उनको इसके जो आपका डिसकनेक्टेड ग्राफ है उसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे, और वो जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को हम कनेक्टेड कंपोनेंट्स कहते हैं। तो डिसकनेक्टेड ग्राफ में G में कनेक्टेड कंपोनेंट्स की संख्या को हम n और ब्रैकेट में G से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ पूरा दे रखा है जिसमें हमारे पास में V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 और V11 हमारे पास वर्टिसेस हैं। क्लियर है कि V5 से V6 तक नहीं पहुंचा जा सकता, V7 से V9 नहीं पहुंचा जा सकता, V10 से V11, V9 से V11 या V11 से V1 तक नहीं पहुंचा जा सकता थ्रू एज और वर्टेक्स। तो ये जितने भी ग्राफ्स हैं ये पूरा ग्राफ डिसकनेक्टेड ग्राफ है, और जो हमें इसके जो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं ये सब कैसे हैं? कनेक्टेड कंपोनेंट्स, क्योंकि ये खुद जो है वो कनेक्टेड है। इनमें हम किसी भी वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स तक थ्रू एज और वर्टेक्स पहुंच सकते हैं। तो इस ग्राफ, ये जो कंप्लीट ग्राफ है, इसके 4 कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो हम कहेंगे ये पूरा ग्राफ यदि G है तो हम कहेंगे n और ब्रैकेट में कैपिटल G लिख करके इज इक्वल टू 4। तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स की संख्या इसमें 4 है। यह आगे हमारे बहुत काम आएगा। नेक्स्ट आता है वॉक। अब मैं ले रही हूँ एक कनेक्टेड ग्राफ, जैसे कि मैं केवल एक पार्ट इसका ले लेती हूँ ऊपर में। तो यदि कनेक्टेड ग्राफ G इज इक्वल टू VE में वर्टिसेस यानी शीर्षों और एजेस यानी कोरों की एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस, एकांतर अनुक्रम, जैसे W इज इक्वल टू U E1, V1 E2, V2 एंड सो ऑन Vn-1 En Vn, जो किसी वर्टेक्स U से स्टार्ट होकर के किसी वर्टेक्स Vn पर समाप्त होती है, हम उसे एक वॉक कहते हैं। अब देखिए इसमें हमने कहा वॉक में वर्टेक्स और जो एजेस हैं वो ऑल्टरनेट आनी चाहिए। देखिए U आया, फिर E1 आ गया, फिर V1 आ गया, फिर E2 आ गया। तो U, V1, V2, Vn-1 Vn तो हमारे वर्टेक्स हैं, उनके बीच में E1, E2, En हमारी एजेस हैं। यहाँ हम U से स्टार्ट हुए और हम एजेस और वर्टेक्स से होते हुए हम Vn तक पहुँच गए। तो जो हमारा U है वो तो कहलाएगा ओरिजिन, और जो हमारा V जहाँ पर अपन एंड कर रहे हैं वो कहलाता है टर्मिनस। तो हमने कहा इसमें ये जो वॉक है तो इसको हम W से डिनोट करते हैं, और W का जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो ओरिजिन, और जो Vn है उसको हम टर्मिनस कहते हैं। और बाकी के जितने भी वर्टिसेस हैं वो वॉक के इंटरनल वर्टिसेस यानी कि आंतरिक शीर्ष कहलाते हैं। और किसी भी वॉक W में उपस्थित एजेस की संख्या चाहे वो कितनी भी बार उपस्थित हो, हम मान लीजिए हम V1 से V2 पे गए, V3 पे गए, फिर वापस V2 पे आ गए, तो एक वॉक है। तो वॉक में यदि एजेस की संख्या चाहे वो कितनी भी बार आई हो
वॉक W की लेंथ कहलाती है और इसे हम मॉडुलस ऑफ W से डिनोट करते हैं। और जीरो लेंथ का कोई वॉक होता नहीं है। हम यदि जीरो लेंथ के वॉक को ट्रिवियल वॉक कहते हैं, निरर्थक वॉक कहते हैं, यानी कम से कम एक एज का होना जरूरी है। अब यदि हमारे पास में वॉक U1, E1, V1, E2, V2, Vn-1, En, Vn में यदि हमारे पास V इज इक्वल टू U इज इक्वल टू Vn हो जाए, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे फिर हम थ्रू एजेस होते हुए हम वापस से उसी वर्टेक्स पर आ जाएं, तो वॉक हमेशा क्लोज्ड वॉक यानी समृत वॉक कहलाता है और अदरवाइज विवृत वॉक कहते हैं। यदि हमने फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट किया और एंड जो वर्टेक्स है वो अलग अलग हैं, तो हम उसे ओपन वॉक या विवृत वॉक कहते हैं।